हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी कविता लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें। शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें। यह कविता शमशेर सिंह बहादुर द्वारा रचित है। कवि ने इस कविता में चांद की विशेषता बताई है। चांद की कलाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि चांद का आकार घटते बढ़ते रहता है। कभी चांद बड़ा होने लगता है तो कभी धीरे धीरे वो कटने लगता है, छोटा होने लगता है। कभी किसी दिन वो पूरी तरह गायब हो जाता है और किसी खास दिन वह अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है। तो इस कविता में कवि ने एक लड़की के माध्यम से चांद की विशेषताओं को, चांद की कलाओं को प्रस्तुत किया है, उनकी विशेषताओं का वर्णन किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कविता के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। तो हम लोग शुरू करते हैं। गोल है खूब मगर, गोल हैं खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। लड़की देखती है जब आसमान में जिस दिन चांद अपने पूर्ण रूप में पूरी तरह गोल दिखाई देता है, वो कहती है कि आप गोल तो खूब हैं, यानी बहुत गोल हैं, बिल्कुल पूरी तरह गोल हैं, लेकिन हमेशा आप तिरछे ही नजर आते हैं। कभी आप सीधे में नजर नहीं आते। आप जब भी देखेंगे, जहां से भी देखेंगे, हमेशा चांद तिरछा ही नजर आता है। तो वही बात वो कह रही है कि आप हमेशा कैसे नजर आते हो? तिरछे नजर आते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। वो कहती है आपने तारों से जड़ा हुआ आसमान रूपी चादर को ओढ़ रखा है। यानी आकाश किसकी भांति प्रतीत हो रहा है? चादर की भांति प्रतीत हो रहा है, जिसको चांद ने ओढ़ रखा है। सिर्फ उसका मुंह ही दिखाई दे रहा है, बाकी सब कुछ उसने क्या किया है? आसमान रूपी चादर से ढक रखा है, जिसमें अनगिनत तारे सितारों की तरह जड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बस बीच में दिखाई देता है क्या? कि चांद ने सिर्फ अपना मुंह गोल मटोल, गोरा चिट्टा, गोरा चिट्टा यानी बिल्कुल सफेद, गोल मटोल यानी पूरी तरह गोल, उसने अपना मुंह खोल रखा है। ओके। चांद किस रूप में नजर आ रहा है? किस तरह नजर आ रहा है? वो पूरी तरह गोल नजर आ रहा है और बहुत ही सफेद उजला एकदम प्रतीत हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। लड़की कहती है कि आपने अपनी पोशाक को, अपने कपड़े अपने चारों दिशाओं में फैला रखे हैं। सिमत का अर्थ होता है दिशा। तो वो क्या कह रही है? आप अपने कपड़ों को, अपने वस्त्र को, अपने पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखे हैं। ऐसा वो क्यों कह रही है? क्योंकि चांद के जो कपड़े होंगे वो तो एक साइज के नहीं होंगे, वो कई साइज के होंगे। कभी वो बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, तो इसलिए उसके कपड़े भी तो अलग अलग साइज के होंगे। इसलिए वो कहती है कि आपने अपने कपड़ों को क्या कर रखा है? चारों दिशाओं में फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? आप हमेशा तिरछे ही नजर क्यों आते हैं, पता नहीं। लेकिन जब भी देखो, जहां से भी देखो, चांद हमेशा तिरछा नजर आता है। खूब हैं गोकी,
गोकी मीन्स हालांकि, हालांकि का प्रयोग हम लोग करते हैं ना अपनी भाषा में। खूब है गोकी, वो कहती है हालांकि खूब है, बहुत अच्छा है, यानी आपकी ये विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी ये खूबियाँ मुझे भा गई। वाह जी वाह, वो कहती है वाह जी वाह। क्यों ऐसा कह रही है, वो कहना क्या चाहती है? वो कहती है वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। वो कहती है वाह जी वाह, आपको जैसे लग रहा होगा कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं, पर मैं सब जानती हूँ। वो क्या जानती है? वो कहती है कि आप समझ रहे होंगे मुझे बुद्धू, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। क्या समझती है? वो क्या कहती है, हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। वो कहती है कि मुझे सब पता है, आपको बीमारी है, आप जब घटने लगते हैं, छोटा होने लगते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ने लगते हैं तो फिर धीरे 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 बड़े ही होते चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। वो कहती है तब तक नहीं रुकते जब तक कि पूरी तरह गोल ना हो जाए। तो बिल्कुल गोल होना, यहाँ इसका दो अर्थ निकल रहा है। एक तो ये बिल्कुल गोल, यानी एक दिन ऐसा आता है महीने में जिस दिन चांद पूरी तरह गायब हो जाता है, यानी बिल्कुल गोल गायब होना। और बिल्कुल गोल यानी अपने पूर्ण रूप में वो दिखाई देता है, वो पूरी तरह गोल दिखता है ना। दो अर्थ इसका निकल रहा है, एक तो बिल्कुल गोल यानी गायब हो जाना, और बिल्कुल गोल यानी पूरी तरह गोल हो जाना, अपने पूर्ण रूप में दिखाई देना। तो वो क्या कह रही है कि दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए तब तक रुकते नहीं हैं, तब तक सांस नहीं लेते हैं। बिल्कुल गोल, पूरी तरह गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, आपकी ये बीमारी कभी अच्छी नहीं होती है, हमेशा ये प्रक्रिया घटने बढ़ने की निरंतर चलती ही रहती है, कभी आप ठीक नहीं होते। लड़की के कहने का तात्पर्य क्या है? वो कहती है मुझे सब पता है, आपको घटने बढ़ने की बीमारी है जो कि लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, ये बीमारी आपको हमेशा परेशान करती है, आप हमेशा घटते बढ़ते रहते हो, घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो, और बढ़ने लगते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, है ना। इस प्रकार इस कविता में चांद की घटने बढ़ने की बात कही गई है, उसकी कलाओं को प्रस्तुत किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। फर्स्ट पार्ट है कविता से, कविता से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, यहाँ दो ऑप्शन दिया गया है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, और ख, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो आपको कौन सा सही लगता है, आप किसे सही मानते हो? मेरे ख्याल से सही तो ये है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यानी आपने चांद तारों से जड़ी हुई, यहाँ चांद के बारे में क्या कहा जा रहा है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। तो इसे आप लोग लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? तो आप सोच सकते हैं
कि कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? जिस दिन चांद दिखाई देगा उसी दिन ना हम उससे बातचीत कर सकते हैं। कवि ने चांद से भी गप्पे लगाई होंगी। तो चांद अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है कब? या लगभग पूरा जब वो होने लगता है तब भी बातचीत हो सकती है। तो नीचे दिया गया है कि इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। जैसे चांद पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप में दिखाई देता है, अपने पूर्ण रूप में आ जाता है ना? तो उस दिन चांद से गप्पे लगाई गई होंगी, कवि ने चांद से गप्पे लगाई होंगी। तो इसका कारण क्या हम लिखेंगे कि उस दिन चांद अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है, अपने पूर्ण रूप में वो आ जाता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, तो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच आप यहाँ ध्यान देंगे कि हिंदी में महीनों के नाम इस चैप्टर में दिए गए हैं, आगे उसके बारे में आप लोगों को बतलाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच ये तिथियों के नाम होते हैं। महीना में 2 पक्ष होता है, हिंदी महीनों में 2 पक्ष होते हैं, आप लोग सुनते भी होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यानी एक महीने को 2 भाग में बांटा गया है, एक महीने को 2 भाग में बांटा गया है। यानी महीना 30 दिन का होता है तो 2 भाग में बांटेंगे तो 15-15 दिन का, यानी 15-15 दिन का जो समूह होता है, समाहार होता है, वो पक्ष कहलाता है। ठीक है, और उनके नाम क्या होते हैं? उनके नाम भी होते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष किस 15 दिन को कहते हैं? तो महीने का जो पहला 15 दिन होता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और महीने का आखिरी यानी अंतिम वाला 15 दिन शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो 15-15 दिन का जो पक्ष होता है उसमें 15 दिनों के नाम होते हैं। ये जो तिथियां होती है उनके नाम होते हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी। एकादशी वगैरह का नाम, तिथियों का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या कि ये 14 दिनों के नाम दोनों पक्षों में सेम होते हैं, एक ही नाम दोनों पक्ष में होता है, यानी 1 से लेकर 14 तक। और 15वां जो दिन होता है कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है, और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा कहलाता है। पूर्णिमा आप लोग सुनते होंगे ना कि आज पूर्णिमा है। हाल ही में रक्षाबंधन थी, कोई पर्व आता है तो होता है ना पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है ना? तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा कहलाता है। कृष्ण पक्ष आगे का 15 दिन, शुक्ल पक्ष पीछे का 15 दिन। ओके, तो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच यहाँ दिया जा रहा है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। तो पूर्णिमा के बीच है यानी ये शुक्ल पक्ष की तिथि है। तो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच क्या होता है? चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता है, शुक्ल पक्ष में चांद का आकार बढ़ता है। तो यहाँ लिखेंगे कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच कवि ने चांद से गप्पे लगाई होंगी। कारण क्या हो सकता है? लिखेंगे क्योंकि उस समय उन दिनों में चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता है। ओके, फिर नेक्स्ट है प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो प्रथमा से अष्टमी के बीच तो ये तो दोनों पक्ष में हो सकता है, ये कृष्ण पक्ष का भी हो सकता है और शुक्ल पक्ष का भी हो सकता है, क्योंकि प्रथमा से अष्टमी तो दोनों पक्षों में ये तिथि आएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको कृष्ण पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष में प्रथमा से अष्टमी के बीच क्या होगा? कृष्ण पक्ष में प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद का आकार धीरे धीरे कटता है, धीरे धीरे घटता है, इसलिए उन दिनों भी चांद से गप्पे कवि ने लगाई होंगी। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है? प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद का आकार क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसलिए यहाँ हम कारण में लिखेंगे क्योंकि प्रथमा से अष्टमी के बीच कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दे देंगे ब्रैकेट में और लिखेंगे कि कृष्ण पक्ष में प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद का आकार धीरे धीरे घटता है और शुक्ल पक्ष में चांद का आकार धीरे धीरे इन दिनों में क्या होता है? बढ़ता है।
ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको नहीं करना है। फिर अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना से फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? जैसे अपनी कमियों के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हम अपने दोस्त को कहते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे आपके दोस्त जो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं किसी बात को लेकर। तो उसी तरह अगर चांद का स्वभाव भी ऐसा ही हो, वो आसानी से जल्दी चिढ़ जाता हो, तो वो सबसे ज़्यादा किन बातों से चिढ़ेगा? आप अनुमान लगा सकते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा किस बात से? कि वो हमेशा बड़ा छोटा होते रहता है, घटते बढ़ते रहता है ना। हम लिखेंगे कि यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का होगा तो वो अपने घटने बढ़ने की बात को लेकर सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा। और चिढ़कर उन बातों का क्या जवाब देगा? वो कहेगा कि उसमें ये खूबियाँ हैं, उसकी ये विशेषताएं हैं कि वो अपना रूप परिवर्तित कर सकता है। हर कोई चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य के रूप में लिखो। आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं, गद्य के रूप में भी और पद्य के रूप में भी। तो जो भी आपके लिए आसान हो, आपके लिए आसान ज़्यादा गद्य होगा, यानी कहानी की तरह लिखना। पद्य कविता की तरह लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप गद्य की तरह ही लिखेंगे। इसी तरह कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। तो आप खुद से इसको करेंगे। जैसे एक यहाँ कहा गया है, क्या? यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? सूरज से कोई गप्पे लगाए तो क्या लिखेगा? कि सूरज भाई तुम तो बेहद गर्म हो, है ना। ठंड में तो तुम्हारी गर्मी बहुत अच्छी लगती है, पर गर्मी के दिनों में तो तुम्हारी गर्मी को सहना, तुम्हारी तरफ देखना बिल्कुल मुश्किल होता है। परंतु वो क्या है? वो बहुत ही अनुशासित है। वो समय पर जग जाता है, समय पर अस्त होता है। कभी भी वो किसी काम में देरी नहीं करता, बल्कि और सबको समान रूप से देखता है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता बड़े छोटों के बीच, किसी जीव जंतु को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। इसी तरह पेड़ के बारे में आप लिख सकते हैं, पेड़ की क्या खूबियाँ होती हैं, उसको आधार बनाकर, जैसे पेड़ क्या क्या हमें देता है, किस किस प्रकार से लाभान्वित करता है ना। पेड़ फल देते हैं, पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमें जीवन मिलता है। तो इस आधार पर आप बातचीत क्या उनसे कर सकते हैं, उसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात। भाषा की बात में क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में, चांदनी विशेषण है, बिल्कुल चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसमें आपको देखना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है। तो यहाँ देखिए, गुलाबी पगड़ी, तो इसमें विशेषण क्या है? गुलाबी। तो गुलाबी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? दीर्घई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उसी तरह मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली, कश्मीरी, सभी शब्दों में आप देख रहे हैं कि दीर्घई प्रत्यय जोड़ने से ही ये विशेषण बन रहे हैं। जैसे गुलाबी, गुलाब में जुड़ा है, तो गुलाब तो संज्ञा है, गुलाब विशेषण नहीं है, लेकिन दीर्घई प्रत्यय जोड़ने के बाद वो बन गया गुलाबी, एक कलर का नाम हो गया, तो ये विशेषण है। तो क में हम क्या लिखेंगे? कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन रहे हैं? तो दीर्घई प्रत्यय जोड़ने पर ये शब्द विशेषण बन रहे हैं। फिर ख में क्या कह रहा है? इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। जो विशेषण यहाँ दिए गए हैं उनके लिए संज्ञा शब्द तो यहाँ दिया ही गया है, लेकिन हमें अब खुद से एक और दूसरा संज्ञा शब्द यहाँ जोड़कर लिखना है। जैसे गुलाबी पगड़ी, तो पगड़ी संज्ञा है, तो गुलाबी के लिए कोई उपयुक्त संज्ञा हम ढूंढेंगे। जैसे गुलाबी साड़ी कर देंगे, साड़ी भी संज्ञा शब्द है ना। तो उसी तरह मखमली, तो मखमली चादर, मखमली कपड़े, है ना। कीमती गहने हैं,
तो कीमती के साथ और क्या हो सकता है, कीमती गहनों की जगह पे जैसे कीमती सोना, कीमती वस्त्र। फिर ठंडी रात, तो ठंडी रात का क्या होगा, ठंडी के साथ और हम क्या जोड़ सकते हैं, ठंडी जैसे ठंडा होने का भाव है ना, ठंडी विशेषण है, तो ठंडी में हम और क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ देंगे जैसे ठंडी खीर, है ना। फिर उसी तरह जंगली फूल, तो जंगली में क्या जोड़ेंगे, तो जंगली में हम जोड़ देंगे जैसे जंगली जानवर। कश्मीरी भाषा, तो कश्मीरी में और क्या जोड़ सकते हैं, जैसे कश्मीरी लोग, है ना, कश्मीरी इलाका। हम इस तरह अलग अलग एक उपयुक्त संज्ञा शब्द यानी उसके अकॉर्डिंग वो शब्द सही होना चाहिए। तो इस तरह इसे हम कंप्लीट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, गोल मटोल गोरा चिट्ठा, गोरा चिट्टा। तो कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद होता है, जो कि घोड़ा से मिलता जुलता है। बिल्कुल ऐसे शब्दों को मिलते जुलते अर्थ में जो शब्द यूज होते हैं उन्हें सहचर शब्द कहा जाता है। जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है, मोटा से मटोल। तो ऐसे चार चार युग्म आप सोचकर लिखेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह आप और भी शब्द लिखेंगे जैसे चाय वाय, खाना वाना, घर वर, है ना, सुख दुख, दिन रात, और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं, आप लोगों को बताया गया 2 अर्थ हैं, कौन कौन सा, गोल आकार का और बिल्कुल गैर हो जाना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर लिखिए और उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हों। 3 और शब्द कहा जा रहा है, तो इसी प्रकार और भी आप शब्द इसमें जोड़ सकते हैं। और क्या लिखेंगे, वैसे आप लोग बहुत सारा शब्द ऐसा पढ़ चुके हैं जिनके 2-2 अर्थ होते हैं, तो आप कोई भी 3 शब्द यहाँ लिखेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे इसी चैप्टर में आया है कृष्ण, कृष्ण का 2 अर्थ निकलता है। कृष्ण भगवान कृष्ण का भी नाम है, और कृष्ण, कृष्ण का अर्थ काला होता है ना। उसी तरह फिर आप लिखेंगे पत्र, पत्र का अर्थ पत्ता होता है और चिट्ठी भी होती है, ठीक है। उसी तरह आप लिखेंगे कर, उसका भी 2 अर्थ निकलता है, कर यानी टैक्स, और कर मतलब हाथ, और इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ योजक शब्द दिए गए हैं। योजक शब्द किसे कहते हैं, जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ कुछ योजक शब्द दिए गए हैं, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। तो इनका वाक्य में 2-2 वाक्य में, इनसे एक वाक्य नहीं बल्कि इनका प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाना है। तो ताकि से पहले हम 2 वाक्य बना लेंगे, जैसे तुम खूब मन से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में प्रथम आ सको, है ना। इस तरह एक सेंटेंस और बनाएंगे आप। फिर जबकि, राम पढ़ने में बहुत तेज है, जबकि उसकी बहन क्या है, मंद है। फिर उसी तरह एक और आप बनाएंगे चूंकि, जैसे चूंकि से क्या बनाएंगे, उसने शत्रुओं को इसलिए पराजित किया चूंकि वह बहादुर है। फिर है उसी तरह एक और बनाएंगे आप। फिर हालांकि, हालांकि से क्या बनाएंगे, जैसे लोग नहीं मानते हालांकि तुम ठीक कह रहे हो, है ना। इस तरह आप एक एक सेंटेंस और बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गप, गपशप, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है, तो हाँ बिल्कुल, इन शब्दों के अर्थ में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। तुम्हें क्या लगता है, सोचकर आपको इसको लिखना है। जैसे गप, गप मीन्स बातचीत, साधारण बातचीत, है ना। गपशप, गपशप यानी मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो हम लोग बातचीत करते हैं, इधर उधर की बातचीत, मज़ेदार बातें, वो गपशप कहलाती हैं। गपबाजी, गपबाजी होती है जिसमें कथा कहानी कहना, झूठी सच्ची सारी बातें करना, समय बिताना, इस तरह जो बातचीत होती है वो गपबाजी कहलाती है।
ओके, यहाँ तक आपको फेयर में भी करना है। अब नेक्स्ट तो ये आपको बनाना नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार देख लेंगे, इसमें कुछ खास बातें हैं जिसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं, तो यहाँ आप लोग देखेंगे इसमें दिया गया है महीने 30 दिन के होते हैं, जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया गया है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6 माह के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है, आप देखते हैं कि कभी मौसम का तापमान बढ़ने लगता है ना, उसे उत्तरायण कहते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहा जाता है। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं, इसे आप लोग याद कर लेंगे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ नेक्स्ट पेज में आप लोग देख रहे होंगे, इंग्लिश में महीनों के नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, उसके बारे में तो हम लोग नीचे देखते हैं। नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। तो इसमें बताना है कि क में ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे, पहला जो कैलेंडर है उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दिया हुआ है। मार्गशीर्ष महीने का ये कैलेंडर है जिसमें तिथियों के नाम दिए गए हैं। तो ये कैलेंडर किसके अनुसार है? चंद्रमा के अनुसार। और ये जो दूसरा है ये आप देख रहे हैं, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार ये जो 365 दिन होते हैं इसके परिभ्रमण पर आधारित होता है। तो ऊपर बताया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है, ऊपर दिए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? पहला वाला है जिसमें चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। फिर ख में दिए गए दोनों कैलेंडरों के अंतर को स्पष्ट करो। वैसे तो हम लोग यूज में ज़्यादातर दूसरा वाला ही कैलेंडर लाते होंगे, ये वाला समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। जब आप दिन के नाम पक्ष के बारे में जान लेंगे और तिथियों के नाम जान लेंगे तो फिर ये आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में यहाँ बताया गया है। शुक्ल पक्ष जिसमें जिन 15 दिनों में चंद्रमा का आकार क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुँचता है। और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते यानी चांद का आकार क्या होता है, घटने लगता है और अमावस्या तक जाता है, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में यही अंतर है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण का अर्थ काला होता है ना। कृष्ण पक्ष को हम कह सकते हैं कि जिसमें रात काली होती है, चांद का आकार धीरे धीरे घटता है तो चांद की रोशनी भी कम हो जाती है और इसलिए रात कैसा होता है, रात अंधेरी होती है। और शुक्ल पक्ष में रात धीरे धीरे चांदनी हो जाती है, उजली होती है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।